सलाम दोस्तों, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। 1686 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल्स के सामने जंग का आगाज करा था और ये जंग उनके लिए एक बहुत ही दर्दनाक साबित हुई थी। मुगल्स की आर्मी जो थी वो बहुत ज्यादा थी और ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी उनके सामने बहुत कम थी। बड़े ही आसानी से मुगल्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा दिया था। इनकी सारी फैक्ट्रीज पे कब्जा कर लिया गया था, इनके गवर्नर्स को अरेस्ट कर लिया गया था, इनके मर्चेंट्स को अरेस्ट कर लिया गया था और फिर 300 साल के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे इंडिया पे कब्जा करा था और वो हम जानेंगे इस वीडियो में। तो स्टोरी की शुरुआत हुई थी 1600 के अंदर। उस वक्त जो क्वीन थी वो क्वीन एलिजाबेथ वन थी। क्वीन एलिजाबेथ वन ने कंपनी को परमिशन दी थी कि आप जाकर ट्रेडिंग करना स्टार्ट करें। ये एक जॉइंट स्टॉक कंपनी थी जिसके अंदर 125 शेयर होल्डर थे और इस कंपनी की जो वैल्यू थी वो थी 70,000 पाउंड्स। इस कंपनी का मकसद था मसालों की ट्रेडिंग करना, क्योंकि उस वक्त मसालों की जो कीमत थी वो आसमान पे छू रही थी। उनका पर्पस था साउथ ईस्ट इंडिया की तरफ जाके मसालों की क्या करना, ट्रेडिंग करना। 1601 में कंपनी सफर पे निकलती है और वो जाती है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में वो अपनी 2 फैक्ट्रीज लगाती है वहां पे। लेकिन मसले की बात ये थी कि इंडोनेशिया में पहले से ही पोर्चुगीज, डच और स्पेनिश बैठे हुए थे। डच जो थी वो एक बहुत ही प्रॉफिटेबल कंपनी थी और उसका प्रॉफिट बहुत ज्यादा था और बहुत ही ताकतवर कंपनी थी। ब्रिटिश को अंदाजा हो चुका था कि उनसे पंगा वो नहीं ले सकते हैं। उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि उनको कहीं और जाके ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डच का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। तो उन्होंने डच को इन्फ्लुएंस की वजह से इंडोनेशिया छोड़कर उन्होंने अपनी नजरें लगाई इंडिया के ऊपर और फिर उनका मकसद था इंडिया में आना। इंडिया में उस जमाने में बहुत ज्यादा टेक्सटाइल फैक्ट्रीज भी थी और बहुत ज्यादा वहां पे रॉ मटेरियल्स भी अवेलेबल थे। तो उनका ऑब्जेक्टिव था इंडिया में आकर ट्रेड करना। 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी के मर्चेंट्स जो है वो पहुंचते हैं सूरत में। वहां पे मुगल्स की जो आर्मी थी वो 4 मिलियन से भी ज्यादा थी। अंग्रेजों को इस बात का अंदाजा था कि मुगल से लड़ा नहीं जा सकता है, उनसे दोस्ती ही करनी पड़ेगी। तो उन्होंने एक फैसला करा कि वो किसी तरीके से लोकल रूलर्स को खुश करेंगे ताकि उनसे इजाजत ले सके। जहाज के कैप्टन का नाम था कैप्टन विलियम्स। वो एक बहुत ही लंबा सफर करके पहुंचते हैं आगरा में और आगरा में उनकी मुलाकात होती है जहांगीर से और वो जहांगीर से परमिशन की बात करते हैं कि हमें यहाँ पे ट्रेड करने की इजाजत दी जाए। लेकिन जहांगीर ने उनको सीधा मना कर दिया था, क्योंकि जहांगीर का और पोर्चुगीज का रिलेशन बहुत अच्छा था और पोर्चुगीज उस जमाने में बहुत अच्छी ट्रेडिंग कर रहे थे इंडिया के अंदर। तो जहांगीर को जरूरत महसूस नहीं हुई कि किसी और को इजाजत दी जाए कि वो इंडिया में आकर ट्रेड करे, जिससे उनका और पोर्चुगीज का रिलेशन क्या हो जाए, खराब हो जाए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग दूसरे हिस्सों में जाते हैं और वहां पे अपनी कोशिश को आजमाते हैं। 1611 में इनकी पहली कोशिश सक्सेसफुल होती है आंध्र प्रदेश के नाम के एक छोटे से शहर में। वहां पे वो रूलर को जाके कन्विंस करते हैं और वहां पे वो अपनी फैक्ट्रीज लगाना स्टार्ट करते हैं। देखते ही देखते वहां पे उनकी 15-20 फैक्ट्रीज हो जाती हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इंडिया के हिस्सों में अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करती। 1612 में वो वापस सूरत जाते हैं और पोर्चुगीज से जंग करते हैं और उस बैटल का नाम था बैटल ऑफ स्वाली। पोर्चुगीज ये जंग हार जाते हैं और उनका इन्फ्लुएंस कम हो जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के सबसे बड़े प्लेयर बन जाती है और फिर वो ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लिश के किंग जेम्स वन से रिक्वेस्ट करती है कि कोई रॉयल बंदा भेजे मुगल राजा के पास और उनको कन्विंस करें कि हमें इंडिया में ट्रेड करने की खुली इजाजत दे। सो इंग्लिश भेजते हैं उस वक्त के डिप्लोमेट को जिनका नाम था सर थॉमस रो। थॉमस रो जहांगीर से मिलते हैं और उन्होंने मल्टीपल किस्म के तोहफे देते हैं। फिर जहांगीर एक शाही फरमान जारी करते हैं और इंग्लिश के लोगों को फैक्ट्री लगाने की इजाजत देते हैं। फाइनली सूरत में फैक्ट्री लग जाती है और कुछ सालों में और फैक्ट्रीज भी लगा दी जाती है। बिजनेस बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत मुनाफा कमाते हैं और वो ट्रेड कर रहे थे कॉटन का, सिल्क का, स्पाइस का, जूट का और इंडिगो का।
इंडिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सिलसिला शुरू हो जाता है, फैक्ट्रीज पे फैक्ट्रीज लगाई जाती है, कंपनी की मोनोपोली बनना स्टार्ट हो जाती है और ज्यादातर फैक्ट्रीज वेस्टर्न और साउथ ईस्टर्न कोस्ट पर थी। अब इनका टारगेट मुगल एम्पायर था, स्पेशली उनका टारगेट ईस्ट बंगाल था। कमर्शियली वो बहुत ही सक्सेसफुल एरिया था और वहां पे बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल्स भी थे। कंपनी अब जो है पॉलिटिकल पावर चाहती थी और उसका बहुत ही सिंपल सा पर्पस था कि कंपटीशन को खत्म किया जा सके और कंपटीशन को खत्म करने के बाद वो ट्रेड को आसानी से कर सके। साल 1670 में इंग्लिश के जो किंग चार्ल्स II वो ईस्ट इंडिया कंपनी को राइट्स देते हैं कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी जगहों को कैप्चर कर सकती है और अपनी प्राइवेट आर्मी भी रख सकती है, पैसों की मिंटिंग कर सकती है, अलायंसेस बना सकती है और जंग भी कर सकती है। और सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव था कि किसी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रॉफिट्स को बढ़ाया जा सके। ये बात भूलने की जरूरत नहीं है कि उस वक्त हमने देखा था, सुना था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के 125 शेयर होल्डर भी थे। शेयर होल्डर वो लोग होते हैं जो पैसा लगाते हैं कंपनी के अंदर ताकि उनको मुनाफा दिया जा सके। तो कंपनी पैसे कमाएगी तो ही शेयर होल्डर को मुनाफा दे सकेगी और उसी से ही शेयर होल्डर को खुश रखा जा सकता है। अब किसी बच्चों का सवाल आ सकता है कि सर कंपनी को शेयर होल्डर की जरूरत क्या थी? उस वक्त ब्रिटिश की जो है हालत इतनी अच्छी नहीं थी फाइनेंशियली। उस वक्त इंडिया फाइनेंशियली बहुत ही ज्यादा वेल ऑफ था, तो ब्रिटिश के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो कंपनी में उस पैसों को इन्वेस्ट कर सके। तो इसीलिए उन्होंने शेयर होल्डर्स को बुलाया था कि आप कंपनी के अंदर पैसे इन्वेस्ट करें हमारे साथ और हम आपको नफे के टाइम पे आपकी शेयर होल्डिंग के साथ, आपकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपको रिटर्न्स प्रोड्यूस करके देंगे और रिटर्न डिस्ट्रीब्यूट करें। 1682 में ईस्ट इंडिया कंपनी नेगोशिएट करती है गवर्नर ऑफ बंगाल से जिसका नाम था शाइस्ता खान, और कंपनी चाहती थी कि एक रॉयल ऑर्डर वो पास करे बंगाल में ताकि उनकी ट्रेडिंग इजी हो सके उस इलाके में। औरंगजेब को जब ये पता लगा कि उन्होंने शाइस्ता खान से ये फरमाइश की है तो औरंगजेब को ऐसा महसूस हुआ कि ये कंपनी बहुत ज्यादा एरोगेंट है, इतनी फैक्ट्रीज लगाने के बावजूद भी इनकी हवस पूरी नहीं हो रही है और उनको और फैक्ट्रीज चाहिए और वो मुगल रूलर्स के ऊपर किसी किस्म का प्रेशर क्रिएट कर रही है ताकि उनको इजाजत मिल सके। फाइनली मुगल्स ने उस कंपनी के खिलाफ छोटी जंग छेड़ दी थी और मुगल्स ने कंपनी को बहुत ही आसानी से डिफीट कर दिया था। कंपनीज की फैक्ट्रीज को कब्जा कर लिया गया था और वहां पे मर्चेंट्स को वंस अगेन अरेस्ट कर लिया गया था और औरंगजेब ने उन कंपनी के ऊपर 1.5 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई थी जो कि आज शायद पाकिस्तानी 70 करोड़ के बराबर होगी। पर्पस फाइन लगाने का ये था कि कंपनी को किसी तरीके से लगाम दे सके ताकि वो चीजों को एक्सप्लॉइट ना कर सके। कंपनी अपने पांव पे गिरकर औरंगजेब से माफी मांगनी पड़ती है और औरंगजेब एक बहुत ही सखी दिल का इंसान था। औरंगजेब कंपनी को माफ भी कर देता है, कंपनी को उनके ट्रेडिंग राइट्स वापस दे दिए जाते हैं, उनको उनकी फैक्ट्रीज मिल जाती है। कंपनीज के अंदर बहुत ही ज्यादा पेशेंस होती है, वो मौके का फायदा उठाने का इंतजार करती है कि कभी ना कभी तो उनको मौका मिलेगा और वो उस मौके का फायदा उठाएंगे। और साल 1707 में इनको ये मौका मिला जब औरंगजेब की डेथ हुई। मुगल एम्पायर पावरलेस हो गया था, मुगल की तिजोरियां खाली हो चुकी थी और मुगल्स के जो बादशाहों के जो बच्चे थे वो आपस में लड़ रहे थे कि कौन जो है वो किंग बनेगा, कौन जो है वो तख्त पे आएगा। मुगल की आर्मीज भी आपस में लड़ रही थी, इन फाइटिंग भी हो रही थी रूलर्स के अंदर और ये वो मौका था जब कंपनी ने सोचा कि अब इस वक्त जो है इस पोजीशन का फायदा उठाते हैं और किसी तरीके से बंगाल पे कब्जा करते हैं। उसी टाइम पे मराठास, जट्स, राजपूत को रीजनल पावर्स मिल जाती है क्योंकि मुगल्स जो हैं वो आपस में तहस नहस हो चुके होते हैं। मराठा एम्पायर की शुरुआत हो चुकी होती है और औरंगजेब के टाइम पे ये मुगल के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट। लोकल रूलर्स को पावर मिल जाती है, मराठास, जट्स, सिखों के एम्पायर बनना स्टार्ट हो जाते हैं और क्योंकि उन सबको पता था कि मुगल की आर्मी तहस नहस हो गई है तो बहुत मराठास और मुगल्स की वॉर होती है जिनको हम पानीपत के नाम से भी जानते हैं। और इन बहुत सारी वॉर्स के अंदर मराठास जो थी वो मुगल्स की आर्मी को बहुत ही इजीली डिफीट करती थी और उनकी जगहों को कब्जा करती थी। मराठास ने देखते ही देखते अच्छी खासी इंडिया की जगहों पे कब्जा कर लिया था और मुगल्स को बहुत सारी शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था।
और उनकी तिजोरी जो थी वो खाली होती जा रही थी। लेकिन फिर एक वक्त आया जब मुगल्स ने मराठास को डिफीट करा था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में, लेकिन इनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं निकला। उसी दौरान इनके ऊपर पर्शियंस ने अटैक करा था और पर्शिया का उस वक्त जो लीडर था वो था नादिर शाह। उसने भी मुगल्स को लूटा था कई दफा। पर्शिया के लीडर के साथ साथ अफगानिस्तान का भी एक लीडर आ गया था अटैक करने के लिए, जिसका नाम था अहमद शाह दुर्रानी। उसने भी दिल्ली को कम से कम भी 10 दफा लूटा था और मुगल की तिजोरी जो थी वो खाली से खाली होती जा रही थी और उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो थी वो उरूज पे जा रही थी, वो बढ़ती जा रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आप पे फोकस कर रही थी, वो न्यू टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रही थी, वो नई फैक्ट्रीज लगा रही थी। ब्रिटेन से लोगों को बुलाया जा रहा था आर्मी के लिए और काम करने के लिए। बहुत सारे लोकल इंडियंस को भी ट्रेनिंग देना शुरू कर दी थी और पैसों के लिए लोकल इंडियंस आर्मी का हिस्सा भी बन गए थे। जो इंडियंस ईस्ट इंडिया कंपनी का पार्ट थे उनको सिपॉइज के नाम से कहा जाता था। रूलर्स आ रहे थे, जा रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी प्रेशर बनाकर रखती थी और अपनी कोशिश जारी थी ट्रेडिंग प्रिविलेजेस को पाने के लिए। फाइनली 1717 में 1717 में उस वक्त का मुगल रूलर फारूक ने राइट दे दिए बंगाल में ट्रेड करने का। कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी ये। स्पेशल ट्रेड की मदद से ये लोगों पे भी टैक्स लगा रहे थे। जो रेवेन्यू आ रहा था वो मुगल्स को दिया नहीं जा रहा था, वो ब्रिटिश अपने पास रख रही थी। उस वक्त जो बंगाल के गवर्नर थे उनका नाम था मुर्शिद कुली खान। उन्होंने मुगल्स को धोखा दिया और बंगाल के गवर्नर बन गए। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा कि आपको टैक्स देना पड़ेगा और ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा ये गलत है। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने डिसाइड किया कि वो लोकल पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व होगी ताकि वो वहां पे भी अपना इन्फ्लुएंस को बढ़ा सके। टैक्स ना मिलने की वजह से मुगल्स फाइनेंशियली बहुत ज्यादा वीक होता जा रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी तो अपनी जगह पे स्ट्रांग होती जा रही थी, लेकिन बहुत सारे कंपेटिटर्स भी इंडिया में आ रहे थे, जिसमें से एक का नाम फ्रेंच था। फ्रेंच ने बहुत जल्दी इंडिया की जगहों पे कब्जा करना स्टार्ट कर दिया और अपनी कॉलोनीज बनाना स्टार्ट कर दी। और ये बात सबको ही पता था कि ब्रिटिश की और फ्रेंच की आपस में बनती नहीं है। उन्होंने बहुत सारी जंग लड़ी थी यूरोप के अंदर भी, नॉर्थ अमेरिका के अंदर भी, और अब इनकी और भी वॉर्स हो रही थी जिनको आप कर्नाटिक वॉर्स भी कहते हैं। इंग्लैंड की उस वॉर में जीत हुई थी और फ्रेंच ये वॉर हार चुके थे और फ्रेंच को हराने के बाद इंग्लैंड जो था वो मजीद स्ट्रांग हो गया। उनका बस एक ही मकसद रह गया था कि इंडिया को कब्जा जल्द से जल्द किया जाए। लोकल इंडियंस भी लड़ना स्टार्ट हो गए थे। 1756 में बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को डिसरिस्पेक्ट की और सिराज ने अपनी आर्मी को लेकर कलकत्ता पे अटैक करा और कलकत्ता पे कब्जा कर दिया। बंगाल के अंदर एक फोर्ट विलियम के नाम की जगह थी, वहां पे भी उन्होंने हमला करा और फोर्ट विलियम को भी इन्होंने कैप्चर कर लिया जो कि ब्रिटिश के कब्जे में था। बहुत सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था, बहुत सारे लोग मारे भी गए थे और कहा जाता है इसको ब्लैक होल ट्रेजेडी ऑफ कलकत्ता भी। ब्रिटिश को बहुत गुस्सा आता था, फिर सिराज को हटाने के लिए उन्होंने कमांडर मीर जाफर को ब्राइब करा और मीर जाफर को बोला कि जब बैटल ऑफ प्लेसी होगी 1757 में तो आपने सिराजुद्दौला के साथ लड़ाई करनी नहीं है और उनको धोखा देना है। फाइनली प्लेसी नाम की जगह पे एक बैटल होती है, एक जंग होती है, बैटल ऑफ प्लेसी, और ब्रिटिश अपने आर्मी के कमांडर को भेजते हैं जिनका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव मीर जाफर की मदद से सिराजुद्दौला को डिफीट करते हैं बैटल ऑफ प्लेसी में और वो कलकत्ता के फिर से रिकैप्चर करने की कोशिश करते हैं जिसमें वो कामयाब होता है। मीर जाफर को नवाब बना दिया जाता है बंगाल का और उनको एक पपेट चाहिए होता है जिसके ऊपर वो प्रेशराइज कर सकें। फाइनली फ्रेंच का जो प्रेशर था वो खत्म होता जा रहा था। सिराजुद्दौला को मार दिया गया था, उनकी लाश को एक नदी के किनारे फेंक दिया। मीर जाफर ने रियलाइज करा कि ब्रिटिश अपनी पावर का मिसयूज कर रही है, तो बाद में मीर जाफर ने अलायंस करी डच के साथ ताकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी को डिफीट कर सके। ईस्ट इंडिया को पता चला कि मीर जाफर को हटाया गया है तो उन्होंने उनके सन इन लॉ मीर कासिम को नवाब बना दिया बंगाल का। वो उस उम्मीद के साथ बनाए गए थे कि ये भी कंपनी के लिए एक पपेट साबित होंगे, लेकिन मीर कासिम ने दोस्ती करी
शाह आलम II के साथ और उन्होंने शुजा-उद-दौला के साथ दोस्ती करी और डिसाइड करा कि ब्रिटिश को किसी तरीके से डिफीट करेंगे बैटल ऑफ बक्सर में। बैटल ऑफ बक्सर जीतने के बाद ऑफिशियली ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो बंगाल की रूलर बन गई थी। ट्रेडिंग से भी पैसा आ रहा था, टैक्स से भी पैसा आ रहा था, उनके पास पैसों की बारिश हो रही थी एंड वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी उन जगहों पे भी कब्जा करना चाहती थी जहाँ पे वो अवेलेबल नहीं थे और उन्होंने एक अलायंस बनाई थी जिसका नाम था सब्सिडरी अलायंस। सारे लोगों को इन्होंने आपस में यूनाइट करा, सबको एक साथ लेकर चल रहे थे ताकि वो इंडिया को बहुत ही सुकून के तरीके से गवर्न और कंट्रोल कर सके। अकॉर्डिंग टू द अलायंस, लोकल राजा जो है वो अपनी आर्मी नहीं बना सकते थे, वो अपनी लड़ाई भी खुद नहीं लड़ सकते थे। उनके बिहाफ पे आर्मी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाई थी। उस आर्मी को तैयार करके ईस्ट इंडिया कंपनी ने लोगों से पैसे मांगे। क्योंकि लोकल राजाओं के पास आर्मी नहीं थी तो वो डिफेंसलेस थे और उनको सपोर्ट चाहिए था ईस्ट इंडिया कंपनी का। सपोर्ट भी कंपनी दे रही थी, आर्मी भी कंपनी दे रही थी, टैक्स भी कंपनी ले रही थी और लोकल्स के पास उनकी खुद की आर्मी भी मौजूद नहीं थी। इस तरह का हाल कर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अगर पेमेंट नहीं की तो कुछ एरियाज जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ जाते थे। कंपनी ने प्रॉमिस किया था कि वो मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे, बट कुछ एरियाज क्योंकि ब्रिटिश के पास थे तो उन्होंने इंटरफेयर करना भी स्टार्ट कर दिया था। बाद में उसे प्रिंसली स्टेट्स कहा जाता था। सबसे पहले स्टेट जो थी वो हैदराबाद थी और हम वो पढ़ते हैं आगे जाके सेक्शन 3 में। हम कश्मीर के बारे में पढ़ते हैं, हम जूनागढ़ के बारे में पढ़ते हैं और भी प्रिंसली स्टेट्स के बारे में पढ़ते हैं। कम से कम भी 400 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स थी। 1818 में 2/3 इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो कैप्चर करने में कामयाब हो चुकी थी। जिस भी स्टेट ने कंपनी की बात मानने से इनकार करा था, कंपनी ने उस पर अटैक करा था पूरी आर्मी के साथ। एक और पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था, उसका नाम था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इसको इंट्रोड्यूस करा गया था 1852 में एक ब्रिटिश बंदे ने जिसका नाम था लॉर्ड डेलहाउसी। अगर किसी रूलर के पास उसका लीगल मेल है, अपना जाती बेटा नहीं होगा, तो ब्रिटिश उसकी जगह को कैप्चर कर लेगी और ब्रिटिश ने बहुत सारी जगहों को कैप्चर किया था। सितारा को कैप्चर किया था, कानपुर को कैप्चर किया था, झांसी को कैप्चर किया था, करौली को कैप्चर किया था और नागपुर को भी कैप्चर किया था। इनको सस्टेन करने के लिए इन्होंने एक और लॉ निकाला था जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और एक गवर्नर जनरल की पोस्ट क्रिएट की गई थी और पहला जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग। सबसे पहले गवर्नर जो बने थे इंडिया के वो वॉरेन हेस्टिंग थी और उनकी वजह से इंडिया को रूल करना बहुत आसान हो गया था। खैर आज के लिए इतना ही काफी है। उम्मीद है आपको बहुत मजा आया होगा इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको जरूर अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ शेयर कीजिएगा ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन उन तक भी पहुंच सके। ये वीडियो बहुत ही काम आएगी उन बच्चों के लिए जो कि कमिंग ईयर के अंदर पाकिस्तान स्टडीज के कैम्ब्रिज एग्जामिनेशन को दे रहे हैं। रिकॉर्डिंग सुनकर, वीडियोस को देखकर चीज़ों को समझना, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, मेमोराइज करना आसान हो जाता है। अगर आपको वीडियो बहुत पसंद आए तो नीचे कमेंट में भी लिख के बताइएगा कि इस वीडियो के अंदर क्या कमी थी और क्या किस तरीके से हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे आप लोग। फी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।